कहाँ पे थे अपन? उद्देश्य। उद्देश्य सोचने की कोशिश करिए, क्या उद्देश्य है? अच्छा दिखाने के लिए। बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट लिख सकते हो कि अच्छा दिखाना है हमको। सामने लोग क्या है, अच्छा कुछ दिखाना है, उसकी आंखों को क्या लगे, अच्छा लगे। अच्छा देखने से क्या मिलता है दिमाग को? खुशी मिलती है। सेकंड पॉइंट खुद ही लिख दोगे, खुशी, प्रसन्नता लिखते हैं। बोला ना, प्रसन्न होता है इंसान अच्छी चीज देख के। आपका दिमाग खराब है, इस बीच में आपने कोई सी अच्छी मूवी देख ली, चालू है कि बंद है? आपने कोई सी अच्छी मूवी देख ली, कोई सा अच्छा सॉन्ग सुन लिया, आपके पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, मोटिवेट सॉन्ग सुन लिया, अपना दिमाग एकदम यार कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं यार, तो दिमाग खुश हुआ कि यार कितनी अच्छी चीज देखी है, पढ़ पा रहे हैं यार अपन, प्रसन्न हुए अपन, राइट। एक अच्छा सा डांस देख लिया अपन, कोई बहुत खूबसूरत क्लासिकल नृत्य कर रहा है, तो अपने अंदर क्या होगी, प्रसन्नता होगी कि देखता रहूंगा। एक पॉइंट तो ये है कि आर्ट का उद्देश्य क्या है, प्रसन्न करना। फिर एक उद्देश्य शांति पाना भी तो है, मन को क्या देना, शांति। मिलती है शांति? आप लोग खुद देखना, आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना। बहुत सुंदर। भावनाओं को अभिव्यक्त करना है ना, और विचारों को प्रकट करना। ये मैं तो नहीं बता रहा हूं, आप ही बता रहे हो। मनोरंजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मनोरंजन भी हो सकता है, बिल्कुल। तो ये बताया ना, अपन ने अभिव्यक्त कर दिया। अपन ने एक नटराज की मूर्ति में पूरी दुनिया की रचना अभिव्यक्त कर दी। अपन ने ये भी अभिव्यक्त कर दिया कि भैया तुमको जीना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए। एक आर्ट में एक पेंटिंग बताई मैंने, जिसमें एक लड़की क्या कर रही है, एक माँ अपने बेटे को क्या कर रही है, अपने ही मांस का टुकड़ा खिला रही है, क्योंकि बेटा क्या है, भूखा है। उसने एक पेंटिंग में कितनी अभिव्यक्तियां दे दी। उसने उसमें गरीबी दिखा दी, उसमें उसने माँ की ममता भी दिखा दी, राइट। सामाजिक मुद्दे भी दिखा दिए उसने कि देखो कैसी स्थिति है। अगर यही उसी के पास में कोई अमीर हो, अमीर को दिखा दें, एक अमीर बच्चा है जो ऐसे खाना फेंक रहा है, तो अपन सामाजिक भेद भी दिखा देंगे उसी में। क्या हो रहा, अभिव्यक्ति हो रही है, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आप लोगों ने जैसा बताया। फिर प्रसन्नता मिल रही है देख के। प्रसन्नता कौन से? रस वाली प्रसन्नता, कि बनाने वाले ने क्या बनाया है यार। अपन ताजमहल देखते हैं या कोई सा मंदिर देखते, एलोरा का मंदिर देख लो आप जाके, बहुत सुंदर। तो क्या होती है, प्रसन्नता मिलती है। कोई सी मूवी, सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, जो भी आर्ट में हो, कोई सा गाना सुनते हो तो कई बार हम खो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। मन को क्या मिलती है? शांति। भगवान के भजन सुने होंगे, वो क्या देते हैं? मन को शांति देते हैं। जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, दिमाग खराब हो हर चीज से, तो कोई सा भगवान का भजन लगाया अच्छा वाला, वो सुन रहे हैं। वो सारे म्यूजिक होते हैं जिसमें कोई शब्द भी नहीं होते हैं, बस वो बज रहा होता है म्यूजिक। उससे क्या होती है? शांति मिलती है। तो ये सब उद्देश्य हैं, राइट। ये सब हमारे मन में क्या भाव लेके आ रहे हैं? प्रसन्नता लेके आ रहे हैं, शांति लेके आ रहे हैं, अपनी बातों को अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। एक तरफ मैं तुमको बहुत सारा ज्ञान दे और एक तरफ उसी चीज की पेंटिंग बता दूं, पेंटिंग देख के ज्यादा अच्छा लगेगा। एक तरफ मैं ज्ञान दे रहा हूं, उसी की मूवी बना के दिखा दी, तो मूवी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, रिलेट कर पाओगे उस चीज से। तो ये सब क्या है? इसके उद्देश्य हैं। कला के उद्देश्य लिख पाओगे, खुद के मन से लिख देना, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, कलाओं की संख्या कितनी है? क्या लगता है? मैं बताऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे हाँ सुना सुना है यार। 64 कला है, नाम सुना है? 64 कला। कितनी कला? चाहे वात्सायन का काम सूत्र, नाम सुना है आप लोगों ने? वात्सायन के काम सूत्र की एक किताब है जो काम पर लिखी हुई है। मतलब आप ये मान के चलिए कि 5वीं 6वीं शताब्दी में जो आज जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है यूरोप में, वो वात्सायन ने पहले ही लिख दिया। वात्सायन ने इंसानों की फीलिंग्स को उसमें प्रकट करके रख दिया, एक एक चीज को बिना जरा सी शर्म करे। इतनी भी शर्म नहीं है उसमें। शर्म का मतलब है कि अच्छी चीज है वो। शर्म करने से ज्ञान नहीं मिलता। मेरे मन में अगर 2-3 विचार हों और 2 में से मैं एक ही विचार रखूं, 2 ना रखूं, सिर्फ इसलिए कि शर्म की बात है यार, शर्मा जाओगे, मैं शर्मा जाऊंगा, आप लोग ज्ञान मिल पाएगा? वात्सायन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने गहराई तक बताया। तो वात्सायन की जो काम शास्त्र है, इसके अलावा और भी कुछ अग्नि पुराण हो गई, इन सब में भी कितनी कलाएं लिखी है? 64 कलाएं। कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन। कुछ तो अपन जानते भी हैं, नृत्य कला। और बताओ और कौन कौन सी कला होती है? क्या? मूर्ति कला। और बताओ? संगीत कला। और चित्रकला। और वास्तुकला, घर कैसे बनते हैं, कहाँ क्या होना चाहिए, राइट? ऐसे करके कितनी कलाएं बता रहा है वो? 64 कलाएं। कि 64 कलाएं होती है, ये कलाएं हैं। अपन कलाओं के देख ले कि उसका वर्गीकरण कैसे कर रखा है। कलाओं के कितने प्रकार होते हैं। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? कलाओं के प्रकार देखते हैं, रटना मत, बस मैं बताऊंगा उस चीज को समझ लेना। पहली जो कला है वो दृश्य कला है। क्या है? दृश्य कला है। दृश्य कला मतलब जिसको आप देखते हो, कला को देख रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना, कलाकार को नहीं। अंतर है दोनों में। जहां एक तरफ दृश्य कला है, दूसरा प्रदर्शन या निष्पादन कला है। दूसरी कला कौन सी है? दोनों में अंतर बता दूंगा, है ना? दोनों में ही बस वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई। प्रदर्शन या निष्पादन कला है कला। और तीसरी जो कला है वो साहित्यिक कला है। मैं बताता हूं, अभी तो अपन ने इसको पढ़ा थोड़ी, कि अपन तो बस नाम देख रहे हैं, है ना? साहित्यिक कला, ये 3 कला है। 3 तरह की कलाएं होती है टोटल। बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। जो पहली कला है दृश्य कला, उसमें अपने को कला को देखना है, कलाकार को नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी कला है जिसमें आप कला को देखते हो, कलाकार को नहीं? बताओ मेरे को नाम बोलो। उसने जो करा है उसको देखते हो बजाय करने वाले को। चित्रकला में चित्र को देखते हो कि बनाने वाले को देखते हो? ये तो बोल रहा हूं कि कला को देखते हो, कलाकार को नहीं। चित्रकला। और बताओ एग्जांपल। मूर्ति कला। और बताओ। वास्तुकला। तीनों कितने अच्छे एग्जांपल्स हैं। अगर मैंने बोला कि मैंने ये कॉलेज बनाया है, तो तुम लोग, मैं जैसे बोलूंगा कि ये देखो मैंने कॉलेज बनवाया, तो तुम मेरे को देखने लगोगे कि कॉलेज, वाह क्या कॉलेज बनाया है। किसको देखोगे? कला क्या है? वो कला है कि मैं कला हूं? अंतर आया समझ? यहां पे ये चीज है प्रदर्शन या निष्पादन कला में, कि यहां पे
कलाकार और कला एक ही है। अब इसके एग्जाम्पल बताओ कि उसमें कलाकार को ही देखते हैं या उसी से रिलेटेड चीजों पे ध्यान देते हैं। नृत्य कला, डांस कर रहा है तो डांसर को बिना देखे डांस देख सकते हो क्या? कलाकार और कला एक ही हो जाती है। संगीत कला, बिना उस कलाकार को हटा दो संगीत कला रह जाएगी क्या? गाने वाले को हटा दिया, अब कौन गाएगा? पर इसमें अंतर देखो, यहां पे अपन ने बोला चित्रकला, तो चित्रकार हट भी जाए तभी चित्र तो नजर आ रहा है, कला तो उसकी बाकी है। पर डांसर हट जाए तो डांस बाकी है क्या? गायक हट जाए तो गायन बाकी है क्या? यहां पे कैसे आएंगे? यहां पे ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे ना, एक तो नृत्य, संगीत, ऐसे कुछ भी ऐसी कलाएं जिसमें क्या है, सामने वाला भी इन्वॉल्व है। कलाकार और कला अलग अलग नहीं। नेक्स्ट चीज देखते हैं, साहित्यिक कला। साहित्यिक कला का मतलब क्या होता है? साहित्य, बुक्स, उसमें पठन भी हो सकता है, लेखन भी हो सकता है, किसी भी तरह का साहित्य हो सकता है। समझ गए ना? अभी तो क्या है, बहुत सारी मोबाइल आ गया है तो अपन लोग स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं, और साहित्य इतने तगड़े हैं कि लोगों के विचार बदल जाते हैं उनको पढ़ के। एक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी दास कैपिटा। क्या लिखी थी? दास कैपिटा। उसके विचारों को पढ़ के क्रांति आ गई थी। क्रांति मतलब समझते हो, लोगों ने मारकाट कर ली थी। उसके विचार आज भी दुनिया भर में फैले हुए। सोचिए, एक बुक के विचार, कला तो है, कला है तभी तो उसका इतना प्रभाव है। कला के उद्देश्यों में प्रभाव डालना भी लिख सकते हैं, प्रभाव भी लिख सकते हैं, विशेषताओं में भी लिख सकते हैं प्रभाव। बात आ रही है समझ में? ये समझ में आया? साहित्यिक कला, साहित्य को ऐसे तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो तुमको ऐसा लगता है कि कुछ होता ही नहीं होगा। साहित्य क्या होता है? कुछ भी नहीं। रामायण महाभारत भी तो साहित्य है, बुक में तो लिखा हुआ है, बाद में मूवीज बन गई वो बात अलग है। और असलियत में भगवद गीता हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया पढ़ रही है, वो भी क्या है? साहित्य। ऐसी पुस्तकें वगैरह काय में आती है? साहित्यिक कला में आती है। तीनों कलाओं में अंतर समझ गए क्या? हाँ, जो भी ग्रंथ, जो भी लिखी हुई चीज, जो भी साहित्य, समझ में आया? आगे बढ़े। अब अपन कुछ कलाओं के एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? कुछ कलाओं को देख लेते हैं कि वो कैसे थे उस जमाने में, क्या प्रभाव रहा है ना, उसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो सबसे पहली जो कला है वो वास्तुकला है। कौन सी कला है? वास्तुकला मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ हाँ, आर्किटेक्चर, कुछ भी, घर बना सकते हो, महल भी बना सकते हो, कॉलेज भी बना सकते हो, ये सब क्या होता है? वास्तुकला होता है। पहली कौन सी कला है? वास्तुकला। वास्तुकला पता है कब से स्टार्ट होती है? इसका प्रारंभ कब से होता है? जब से इंसान ने अपने रहने के लिए स्थान बनाया तब से वास्तुकला प्रारंभ। जब मैंने पूरा पाषाण काल पढ़ाया था, उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, तो मैंने बोला था कुछ कुछ लोग रहने लग गए थे जगहों पे, पशुपालन चालू हुआ था। नव पाषाण काल आते आते खेती चालू हुई थी, और खेती में एक जगह रहना पड़ता है, तो उन लोगों ने क्या करा था? ऐसे ही झोपड़ियां बना ली थी लकड़ियों की। वास्तुकला वहीं से चालू। आपने जैसे ही कुछ भी चीज बनाई रहने के हिसाब से, उसी समय कौन सी चीज चालू हो जाती है? वास्तुकला चालू हो जाती है। वास्तुकला में के एग्जांपल्स बताओ मेरे को, जैसे क्या क्या हो सकता है? कुछ चीजें तो मैंने बता दी, महल बता दिया, किला बता दिया, कॉलेज बता दिया, आप लोग बताओ और क्या हो सकता है? घर हो सकते हैं, और बर्तन वास्तुकला में नहीं आएगा। बर्तन में रह सकती हो, बर्तन में अगर रह सकते हो तो फिर बर्तन भी वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला का एग्जांपल, मतलब जहां आप आ जा सको,
है ना? क्या? सॉरी, क्या? सर्किट? ये क्या होता है? सड़कें? सड़कें वास्तु, आप सड़कों में कैसे रहोगे? सड़कें वास्तुकला का एग्जाम्पल नहीं। क्या? संसद भवन है, वो भी वास्तुकला का एग्जाम्पल है। और बताओ, अगर मैं गुफा खोद दूं तो क्या वो वास्तुकला है? हाँ क्या ना? क्यों नहीं है? बिल्कुल वास्तुकला है वो। मैंने अपने हाथों से बनाई भाई। मैं रहूं, पूजा करूं, कुछ भी, पर रह तो रहा हूं, वहां अंदर आ जा सकता हूं। वो भी एग्जाम्पल है। अपन देखते हैं, बस ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हमारा जो मेन इतिहास है वो कहाँ से चालू होता है? तो अपने हड़प्पा सभ्यता से चालू होता है। तो पहला जो वास्तुकला का एग्जाम्पल देखेंगे वो हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता बहुत बेजोड़ नमूने मिलते हैं यहाँ पे वास्तुकला के, बहुत सारे। कुछ एग्जाम्पल्स पता है आपको यहाँ पे जो मिले हो? क्या? ब्रह्मांड? मैं बोल रहा हूं वास्तुकला की कोई सी चीज जो रहने के लिए या रहने से रिलेटेड चीज के लिए यूज में आई हो। क्या? मूर्तियां? मूर्तियों में रह सकते हो क्या? मैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में सिर्फ वास्तुकला की पूछ रहा हूं कि वास्तुकला की कोई सी विशेषता है क्या? आप लोगों ने स्नानागार नाम सुना था? वो वास्तुकला ही तो है। वहां रहने के लिए आसपास बने हुए थे, एक बड़ा सा कुंड था जहां पे लोग आके नहाते थे, वहां सारी व्यवस्थाएं थी। तो वो है ना वास्तुकला। तो बृहद स्नानागार, दूसरा अन्नागार नाम सुना? जहां पे अन्न रखते थे वो लोग, अनाज रखते थे, ऐसे छे छे के क्रम में थे, नाम सुना था? तो वो एग्जाम्पल नहीं है क्या? वो भी तो एग्जाम्पल है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हो। क्या हो गया? स्नानागार, बृहद अन्नागार, ये काय के एग्जाम्पल है? वास्तुकला के एग्जाम्पल है। कहां पे? हड़प्पा सभ्यता के। और आगे जाओगे तो क्या आएगा? हड़प्पा सभ्यता के बाद में क्या था? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में भी आपको बड़े लेवल पे महलों के नाम मिलेंगे कि यार यहाँ पे रहा करते थे। पर समस्या वहां पे ये है कि वैदिक जो सभ्यता है उसमें जितनी भी चीजें मिली है वो लकड़ियों से बनाई थी इन लोगों ने। इन लोगों ने जब लकड़ियों से बनाई तो लकड़ियां ज्यादा सालों तक नहीं टिक पाती। एक मेरा घर है लकड़ियों का, एक आपका घर है ईंट का। वो भी आपने क्या पका के बनाई है ईंट, पकाते ना ईंट को। आज से 100-200 साल बाद किसका घर नजर आएगा छोड़ दिया तो? लकड़ियों का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खराब होते होते उसको उद्दी खा लेगी, या फिर पानी के कारण सड़ जाएगी लकड़ी, सड़ते सड़ते वो मिट्टी बन जाएगी। वैदिक काल में समस्या यही हुई कि उन लोगों ने लकड़ियों से चीजें बनाई थी, अच्छी चीजें बनाई थी, पर हमको मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि खराब हो गई। पर हमको उसके ग्रंथों में मिलता है कि इस तरह के महल बना रखे थे। एक एग्जाम्पल ये भी है, समझ में आ रहा है ना बेटा? अपन काय के एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, वास्तुकला के एग्जाम्पल। तो वैदिक काल में लिख सकते हो कि कई सारे महलों का वर्णन है। आप लोग मेरे को कल ला के बताना, मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं कि एक देवता है, उनका इससे बड़ा संबंध है। घर बनाने वाले लोग हो, ठेकेदार वगैरह, चाहे लकड़ी का काम करने वाले लोग हों जो घर में आके लकड़ी का काम कर जाते हैं, टाइल्स लगाने वाले लोग हो, पुताई करने वाले लोग हों, ये सब उस देवता को बहुत मानते हैं। आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा।
अगर नहीं है तो आप लोग ढूंढ के लेके आना कि ऐसे कौन से देवता हैं जो काय का वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं ना। देखो पहले बता दिया क्यों होमवर्क करो भाई। कौन से हैं? विश्वकर्मा, वो इसी का तो प्रतीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में कौन सा काल आएगा? वैदिक मौर्य काल। मौर्य काल में एक बहुत विशाल महल की चर्चा है कि एक इतना बड़ा किला बना रखा था मौर्यों ने पाटलिपुत्र में कि उसकी सैकड़ों तो ऐसी खिड़कियां थी, कई सारे दरवाजे थे। और जब मेगस्थनीज वहां पे आया तो मेगस्थनीज ने बताया कि मेरे को तो ऐसा लगा कि ये शायद राक्षसों का महल है। यहां पे कौन रहते हैं? राक्षस रहा करते होंगे। कई सौ कमरे उसमें, कई मंजिलों के महल था वो। और फिर समस्या क्या आई कि काय का बना हुआ था? काय का था? वो लकड़ी का। तो भले कितने ही बड़ा हो, हमको मिला क्या? नहीं मिला। पर मेगस्थनीज लिख के गया इसलिए हमने माना कि कहीं ना कहीं बना तो होगा यार। एग्जाम्पल ऐसे भी लिखोगे, है ना। मौर्य काल में क्या है? मेगस्थनीज ने बनाया कि बहुत विशाल महल था, विशाल किला था। विशाल किले की चर्चा है, किले या महल की चर्चा है। और बौद्ध धर्म होता है, नाम सुना है बौद्ध धर्म का? उसमें भी कुछ जगहों की चर्चा है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, ये क्या है दोनों? मैं बोल रहा हूं कि हाँ, पर वहां पे क्या बना हुआ है? सांची में क्या बना हुआ है? पहला क्या पॉइंट हो गया? स्तूप। बहुत सारे स्तूप। तो बौद्ध धर्म का स्थापत्य कला का एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? स्तूप। और बताओ, और क्या लिख सकते हो स्तूप के अलावा? एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, बाद में नेट में भी आया था। वो क्वेश्चन ऐसा था कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है? क्या है? चैत्य, चैत्य, और दूसरा है विहार, विहार। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य और विहार में क्या अंतर है? बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने जब नेट की एग्जाम दी थी तो मेरा सही चला गया था, मैंने पढ़ रखा था। ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब बौद्ध लोग घुमा करते थे तो कहाँ रहते होंगे? ज्यादातर काय में रहते थे? गुफाओं में रहते थे बौद्ध साधु। आपको बौद्धों की बहुत सारी गुफाएं मिलेगी, बहुत सारी। तो जब वो गुफाओं में रह रहे हैं, आपके भी घर में होगा ना, एक मंदिर का अलग कमरा होगा, या कमरा नहीं है, घर छोटा है, तो उनके लिए ही एक कमरा बना दिया होगा ऐसे लकड़ी का, उसमें वहां पूजा करते होंगे। जिनके घरों में ऐसे लकड़ी का मंदिर भी नहीं बना रखा है, वो तो ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, अलमारी, अलमीरा, उसमें खन भगवान के लिए रख दिया होगा कि ये आपका घर है, इतना इतना। ऐसा करते हैं। तो जो ऐसी जगह है वो क्या कहलाती है? चैत्य। बहुत सुंदर। और जहां पे बौद्ध भिक्षु रहते थे वो लोग क्या कहलाते थे? विहार। तो ऐसे एग्जाम्पल लिख पाओगे। ये भी काय का एग्जाम्पल है? वास्तुकला का एग्जाम्पल है। वास्तुकला में अपन डीप में बता रहे हैं। कभी अगर कला में पूछ ले कि वास्तुकला के उदाहरण बताओ, वास्तुकला की विशेषता, तो अपन बता पाएंगे कि देखो हमारे पास में क्या क्या है। अपन हड़प्पा सभ्यता से चालू करेंगे, रटने की जरूरत नहीं। अपने को पता है हड़प्पा सभ्यता के बाद में क्या है? वैदिक सभ्यता के बाद मौर्य सभ्यता आई, मौर्य सभ्यता के बाद बौद्ध और जैन धर्म आए। तो अपन बता पाएंगे। जैन धर्म में बता सकते हो कि एक तो मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू नाम सुना है? वहां पे बहुत बड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ज्यादा नहीं, भले 2 एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो बहुत है, पर मैं तो फिर भी ज्ञान के लिए बता रहा हूं। और एक श्रवण बेल गोला में भी एक बना रखा है इन्होंने कुछ, तो वो भी बहुत फेमस है। बाहुबली है, बाहुबली मूवी वाला बाहुबली नहीं, शायद भगवान ऋषभ देव के पुत्र का नाम है बाहुबली।
उनकी बहुत बड़ी बाहुबली श्री की मूवी वो मूर्ति बना रखी है। लिख पाओगे? राइट। अब जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्थापत्य में आप लोगों ने एक एग्जाम्पल बताया था, वास्तुकला में या स्थापत्य में, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल क्या बताया था? मंदिर। क्या बताए थे? मंदिर। तो ये कई बार क्वेश्चन आएगा आप लोगों से मंदिर से रिलेटेड। तीन तरह के मंदिर होते हैं पूरे देश में। कितने? तीन तरह के मंदिर, चौथे तरह का मंदिर नहीं। अब उस तीन में अलग अलग वेराइटी हो सकती है, पर तीन तरह के मंदिर आपको मिलेंगे। पहला है नागर शैली। कौन सी शैली है? दूसरा द्रविड़ शैली है। और इन दोनों को मिला के जो शैली बनती है वेसर शैली। कौन सी शैली है? वेसर शैली। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं जहां पे अपन लोग आते हैं, वहां पे कौन सी शैली चलती है? नागर। ये उत्तर भारत। ऐसे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता हो कि नेक्स्ट सीसी में मैं पूछ लूं आप लोगों से कि निम्नलिखित का संबंध किससे है, या उत्तर भारत के मंदिरों का संबंध किस शैली से है, तो आप लोग बता पाएंगे कि किस शैली से है? नागर शैली से। मैं पूछ लूं कि कभी दक्षिण भारत के मंदिरों का संबंध किस शैली से, तो आप लोग बता पाएंगे किस शैली से? द्रविड़ शैली से। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि नागर और द्रविड़ को मिला के किस तरह की शैली की उत्पत्ति हुई है, तो आप लोग क्या बताएंगे? वेसर शैली। बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं, आप लोगों ने मंदिर तो देखे होंगे। अभी अगर नहीं देखे तो आज आप लोग फोटो देखोगे। अब होमवर्क यही है कि कुछ मंदिरों के फोटो देखोगे, नागर, वेसर और द्रविड़ शैली के मंदिरों के, तो आप लोग देखोगे अपने मंदिरों की गुंबज कुछ ऐसी रहती है। राइट। ये मंदिर ऐसे ही रहता है, यहाँ पे ऐसे विमान बोलते हैं इसको, और ये ऐसा बना हुआ रहता है, ये ऐसे ही रहता है मंदिर। जबकि आप दक्षिण भारत के मंदिर देखोगे ना, तो ऐसे रहते हैं, सही बनाए, और ऐसे रहते हैं पिरामिड की तरह। जैसे पिरामिड ऊपर की तरफ जाता है, आप लोग सर्च करना दक्षिण भारत के मंदिर सर्च करोगे तो ऐसे आएंगे। ऐसे मंदिर तो अपन ने देखे ही हैं। तो ये कौन सी शैली है? नागर। ये कौन सी शैली है? द्रविड़। पिरामिड की तरह। आप रामेश्वरम का मंदिर देखोगे तो कैसा नजर आएगा? ऐसा। समझ पा रहे हैं बात को? बाकी का टॉपिक अपन बाद में लेंगे। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? बेटा पढ़ के आना इसको, ठीक है? थैंक यू।